हमारे सामने आरती रानी प्रजापति जी है। आप बताइए कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप पढ़ा रही थी, ठीक है, और आज जो है आपने फेसबुक पे एक हैशटैग चलाया हुआ है कि गेस्ट टीचर्स लाइफ मैटर्स, और आपका मैं कल फेसबुक पोस्ट पढ़ रहा था जिसमें कि आपने मुद्दा उठाया है कि जो गेस्ट टीचर्स हैं, एक तो उनको रेगुलर पेमेंट नहीं मिलता है और दूसरा है कि उनको टाइम पे सैलरी भी नहीं मिलती है। बात सिर्फ SOL की नहीं है बल्कि बाकी जो दिल्ली यूनिवर्सिटी जो वैसे भी गेस्ट जो पढ़ाते हैं दूसरे कॉलेजेस में, उनका भी यही हालत है। तो आप आज के जो आपका जो आंदोलन है उसके बारे में बताइए। आज 28 सितंबर 2020 को मैंने एक ऑनलाइन प्रोटेस्ट का कॉल दिया था, जिसमें ये था कि जो गेस्ट फैकल्टीज़ हैं, खासकर NC वेब यानी कि नॉन कॉलेजिएट वीमेन एजुकेशन बोर्ड और SOL स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, इसके जो गेस्ट टीचर्स हैं उनको 2019 से पेमेंट नहीं मिला है। सितंबर 2019 का जो सत्र है जो दिसंबर तक चलता है, उसका पेमेंट अभी तक लोगों को नहीं मिला है, जो एक साल से ज़्यादा हो गया। एक साल से ज़्यादा हो गया, और वो पूरा पेमेंट मतलब पूरे सत्र का पेमेंट एक रेगुलर कॉलेज के गेस्ट फैकल्टी के 1 महीने के पेमेंट से भी कम है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो आप एक टीचर को, जिसमें कि बोला जाता है कि टीचर्स को एकदम तनाव मुक्त रखना चाहिए, क्योंकि और ये दोनों संगठन ऐसे हैं NC वेब और SOL जो सबसे ज़्यादा शिक्षा के ऊपर फोकस, अच्छी शिक्षा इनको देनी चाहिए, लेकिन इनके शिक्षा की सबसे ज़्यादा तनाव में है। आपका मैं कल फेसबुक पोस्ट पढ़ रहा था, उसमें आपने ये लिखा जो कि सही लिखा, मैं आपसे एग्री हूँ कि जो SOL हैं और NC वेब है, ठीक है, उसमें अधिकतर वो बच्चे पढ़ने आते हैं जिनको कि रेगुलर एडमिशन नहीं मिलता है। और जाहिर सी बात है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो रेगुलर एडमिशन का जो क्राइटेरिया है वो एक तरह से बहुत अच्छा नहीं है। क्राइटेरिया ये है कि आप जितने ज़्यादा नंबर लाएंगे आपको रेगुलर में एडमिशन हो जाएगा, और कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो रेगुलर एडमिशन का जो फीस है वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो एक तरह से जो आप कह सकते हैं कम नंबर कौन लाएगा, जिसको कि अच्छी पढ़ाई नहीं होगी, अशोषित वंचित तबके से लोग होंगे, और NC वेब में तो बिल्कुल लड़कियों का ही मामला हो जाता है। तो यहाँ पे आप ही की बात में बोल रहा हूँ कि एक तो जेंडर बायसनेस है कि यहाँ लड़कियाँ ज़्यादा पढ़ रही हैं, दूसरा है कि शोषित वंचित या फिर गरीब जो स्वर्ण जाति है वहाँ भी जो गरीब हैं वही लोग पढ़ रहे हैं, और उनके टीचर जो है वो एक तरह से सैलरी नहीं मिल रही है। तो फिर वो क्वालिटी एजुकेशन कैसे देंगे? क्वालिटी एजुकेशन तो मतलब हम अपनी तरफ से, आप तो अपनी तरफ से दे रहे हैं, लेकिन एक टेंशन फ्री रहने की जो बात है। ऑनलाइन क्लासेस अभी हुई थी मार्च से लेकर मई तक, हम लोगों को लगातार प्रेशराइज किया गया कि आप PDF बनाइए, PDF को पहले अपने इंचार्ज को दीजिए, उसके बाद में हमसे जो WhatsApp ग्रुप थे उसमें टीचर इंचार्ज को जोड़ने के लिए बोला गया। हमारी जो ऑनलाइन क्लासेस हो रही थी उसमें बोला गया कॉलेज इंचार्ज ने कि आप हमें इंक्लूड कीजिए। तो एक दायरा जो हमारा था कि टीचर और स्टूडेंट का जो बाउंडेशन था उसको तोड़ने की कोशिश की गई। एक जो टीचिंग मेथड होता है, एक जो कंफर्टेबल लेवल होता है स्टूडेंट और टीचर का, वो एकदम लगातार खत्म किया जा रहा है। और SOL जान के आपको हैरानी होगी कि वो 1 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स को एनरोल करता है एक साल में। ऐसे स्टूडेंट्स के जो टीचर्स हैं वो डिप्रेशन में हैं, उनका मेंटल स्टेटस ठीक नहीं है, उनका इकोनॉमिकल जो स्ट्रक्चर है वो खराब होता जा रहा है। दिल्ली में किराया ठीक है, खाने पीने की समस्या है, आप पैसा नहीं दे रहे हैं, 1 साल से उनको कोई नोटिस नहीं है, कुछ भी नहीं है। NC वेब में मैं पढ़ा रही थी अदिति महाविद्यालय में, तो वहाँ पे NC वेब के जो डायरेक्टर हैं और जो भी संगठन ने मिलकर एक निर्णय लिया कि हमारी जो सितंबर से लेकर दिसंबर तक का सेशन है उसका जो वेतनमान आएगा उसमें 500 रुपये प्रति घंटा काट लिया गया है। यानी कि अगर एक टीचर को एक दिन में 3000, ये तो एक तरह से रेट्रोस्पेक्टिव हुआ ना कि आपने किसी से वादा किया है कि 1500 रुपया पर क्लास देंगे, यही बात हुई थी। और उसके बाद जब सैलरी देने की बात आई तो एक तो आपने 1 साल की देर कर दी, ठीक है। कई बार कोर्ट भी कहता है कि अगर आपने सैलरी देर की है तो बैंक इंटरेस्ट आपको देना होगा जो 6% लगभग होता है, और ऊपर से जो है आपने 1500 की जगह 1000 आप देने की बात कर रहे हैं, हालांकि वो भी नहीं मिला है। वो भी कुछ कॉलेजेस में अभी 22 तारीख को पेमेंट आई है, तो 1 साल से ज्यादा, मतलब सारे कॉलेज में नहीं आई है? नहीं, ऑलमोस्ट NC वेब में सबकी पेमेंट आ चुकी है। अच्छा। लेकिन 1000 रुपए के हिसाब से आई है, जबकि 1500 रुपए कहा गया था। UGC ने नियम लागू किया है कि गेस्ट टीचर्स की जो सैलरी है वो 1500, वो तो जनवरी 2019 से ही है। हाँ जी, और ये हम लोगों को पेमेंट मिल रही है, कुछ मतलब कुछ भी तय नहीं है। आपसे पेमेंट का बिल 1500 के हिसाब से भरवाया जा रहा है और आपको पेमेंट किया जा रहा है 1000 के हिसाब से। और हैरानी की बात यह है कि NC वेब के जो प्रशासन में हैं
वो लगातार सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं और नोटिस निकाल रही हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक इस बात का कोई नोटिस नहीं निकाला है कि वो 500 रुपये कब वापस करेंगे या वो 500 रुपये किस चीज़ के काटेंगे। एक तो आप जैसे हमारे समाज में वर्ण व्यवस्था है कि ब्राह्मण होगा, क्षत्रिय होगा, वैश्य होगा, फिर शूद्र होगा। दिल्ली विश्वविद्यालय जो इतना बड़ा विश्वविद्यालय है जिसमें 82 कॉलेजेस उसके अंडर में काम करते हैं, उसके टीचर्स की भी जो संरचना है कुछ ऐसी है। सबसे पहले परमानेंट आएंगे, फिर एडहॉक आएंगे, फिर रेगुलर कॉलेज के गेस्ट आएंगे, उसके बाद एसओएल आएगा, उसके बाद एनसीवेब आएगा और सबसे नीचे एसओएल। ये टीचर्स की जो हायरार्की मेंटेन की गई है, जबकि सबका काम सेम है। सबका काम सेम है, लोग काम उतना ही कर रहे हैं, बल्कि काम भी उतना ही कर रहे हैं। नहीं, मैं कहती हूँ एनसीवेब और एसओएल के टीचर्स ज्यादा काम करते हैं, क्योंकि रेगुलर कॉलेज में आप देखेंगे स्टूडेंट की स्ट्रेंथ 60 से 70 से ज्यादा नहीं होती। हाँ, वो भी बहुत कॉलेज में होती नहीं, बहुत है भी नहीं होती। जबकि एनसीवेब में पिछले सेमेस्टर जो सितंबर से दिसंबर मेरा रहा है, मेरी ही क्लास में 150 बच्चे थे। आप एक क्लास में 150 बच्चे एक टीचर से पढ़वा रहे हैं और उसमें उस टीचर को पैसे भी नहीं दे रहे हैं। ऐसे में आप हमसे उनसे ज्यादा काम करवा रहे हैं। हमसे असाइनमेंट चेक करवाए गए, ऑनलाइन असाइनमेंट, जो कि एक स्टूडेंट को रिजल्ट के तौर पे दिया गया। उस रिजल्ट को अगर हम डीयू में देखें तो 25 रुपए प्रति कॉपी उसकी फीस होनी चाहिए। 25 रुपये है। लेकिन हमसे 10 रुपए में वो कॉपी चेक करवाई गई। और बेरोजगारी का आलम ये है कि हम लोगों ने खुद बढ़ के वो कॉपीज मांगी, लेकिन उसके पैसे भी कब मिलेंगे कब नहीं मिलेंगे कुछ नहीं पता। इसको कॉपी चेक करने का पैसा अभी तक नहीं मिला है? नहीं मिला है। ये कॉपीज हमने पिछले 1 और 2 महीने पहले ही कॉपीज। अच्छा, आप ये जो इस पे डूटा क्या कहना है, जो कि दिल्ली टीचर्स एसोसिएशन है जो कि दावा करती है कि हम सब टीचर्स का रिप्रेजेंट करते हैं, उसका क्या कहना है? सर, मुझे तो नहीं लगता है कि वो सारे टीचर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन सारे टीचर्स को रिप्रेजेंट करती तो जितने ज़्यादा डिप्रेशन में और जितने ज़्यादा शोषण में एनसीवेब और एसओएल के टीचर्स हैं वो कभी नहीं होते। वो लोग साफ कहते हैं कि आप हमारे वोटर्स नहीं हैं। इवन रेगुलर कॉलेज के जो गेस्ट टीचर्स हैं वो भी उनके वोटर्स नहीं है, इसीलिए उनकी बात भी नहीं सुनते। मैं भी पढ़ा रहा हूँ तो हमारी बात भी नहीं वहाँ नहीं होती, वहाँ पे रीजॉइनिंग नहीं होगी। डूटा हमेशा खड़ा है कि एडहॉक का रीजॉइन हो, लेकिन वो तो ऑटोमेटिक हो जाता है। अब तो इंटरव्यू की भी जरूरत नहीं, इंटरव्यू की भी जरूरत नहीं है। लेकिन गेस्ट के रीजॉइन के लिए, गेस्ट की पेमेंट के लिए, गेस्ट के साथ में जो भी टॉर्चर उनको किया जा रहा है, हमें एक घटिया तरीके से देखा जाता है कॉलेज में। हम जब जाते हैं मेंटल हरासमेंट हमारा होता है। हमारे को जो टीचर इंचार्ज है वो कभी भी स्टूडेंट्स के सामने, टीचर्स के सामने, स्टाफ रूम में कभी भी डांट सकते हैं। हमें एक होता है ना कि एज अ टीचर एक रिस्पेक्ट भी एक होता है। नहीं, कुछ नहीं है सर, क्योंकि उनका जो ओवरऑल आका जो बने हुए हैं डीयूटीए, उनको पता है कि इनकी कोई इज्जत नहीं है। ये इज्जत इसलिए नहीं है, 2 पॉइंट है इसके। एक, हम वोटर नहीं है। दूसरा, हमारा टीचिंग एक्सपीरियंस काउंट नहीं होता है। जो एडहॉक है उसका टीचिंग एक्सपीरियंस हमेशा से काउंट होता है और इसीलिए एडहॉक सबसे ज्यादा डूटा के फेवर में रहते हैं। और लगातार एडहॉक को रीअपॉइंट करने से हम गेस्ट फैकल्टीज की ही हालत लगातार एक तरह से आपको जो है वहाँ जाने का मौका भी नहीं, क्योंकि जो एडहॉक है वो तो रीअपॉइंट पिछले 3-4-5 साल से हो ही रहा है। 1 सालों से हो ही रहा है, तो हमारे पास बचा। अच्छा, एक और भी नुकसान ये है कि काम हम उतना ही कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो टीचिंग एक्सपीरियंस है वो काउंट ही नहीं हो रहा है। जैसे उदाहरण के लिए मैं खुद बता दूं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो कॉलेजेस थे, मैंने वहाँ फॉर्म भरे थे, तो मैंने वहाँ लिखा कि मैं इतने दिन पढ़ाया हूँ, लेकिन उसके जो है 0 मार्क्स उन्होंने दे दिया। ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हमें सिर्फ यही माना जाता है कि इनको पैसा दिया और काम खत्म। इसीलिए डीयूटीए या जो हमारा दिल्ली यूनिवर्सिटी का जितने भी कॉलेजेस हैं, हमारे चाहे टीचर इंचार्ज हो, उनके नज़र में हमारी कोई वैल्यू नहीं है। एक मजदूर के हिसाब से भी वैल्यू नहीं है, क्योंकि हम उसको तब भी एक रोजगार के लिए, अपने काम के लिए थोड़ा रिस्पेक्ट देते हैं, लेकिन हमारी उतनी भी वैल्यू वो लोग नहीं समझते हैं। इवन गेस्ट टीचर्स को एडहॉक टीचर्स ही बहुत घटिया तरीके से। हाँ, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ऐसा हमने भी देखा है। तो उसमें ये जो दोनों हमारे संगठन तो नहीं, संस्थान जो है एनसीवेब और एसओएल, इसके टीचर्स सबसे ज़्यादा परेशानी को महसूस कर रहे हैं, क्योंकि 1 साल से एसओएल के टीचर्स की पेमेंट नहीं आई है। एनसीवेब के टीचर्स की 500 रुपये प्रति कक्षा के हिसाब से, क्योंकि 2 कक्षाएं हमें एक दिन में मिलती हैं, काट ली गई हैं।
बिना किसी नोटिस। और रीजॉइन जो एक तरह से तो 1/3 सैलरी काट ली गई ना। 1/3 सैलरी, मतलब 3000 रुपये पर डे मिलना अब था, 2000 मिलेगा। अब 2000 मिलेगा। तो उसका कोई नोटिस नहीं है अभी तक। तीसरा हमारा डिमांड ये था कि रीजॉइन, अगर आप एडहॉक को रीजॉइन कर सकते हैं तो गेस्ट रीजॉइन क्यों नहीं हो सकता? क्यों वो लगातार एक प्रोसेस में आए, लगातार वो हरासमेंट को फेस करे? जबकि ये भी सही है कि जो गेस्ट टीचर का जो अपॉइंटमेंट होते हैं उसमें ज़्यादा 5-6 कभी-कभी 7 लोग होते हैं, जबकि जो एडहॉक 3 लोग सिर्फ सेलेक्ट कर लेते हैं। एडहॉक की तो इंटरव्यू भी नहीं, इंटरव्यू भी आज की तारीख में तो इंटरव्यू भी नहीं हो रहा है, सिलेक्शन भी उनका 2-3 लोग करते हैं। अच्छा, आज आपके जो प्रोटेस्ट है वो उसमें कौन कौन लोग शामिल हो रहे हैं? आज जो प्रोटेस्ट कॉल दिया था मैंने, उसमें हमारे एनसी वेब के, एसओएल के कई टीचर्स ने पार्टिसिपेट किया। और सबसे अच्छी बात ये लगी कि एनसी वेब और एसओएल के टीचर्स इतने डरे हुए हैं कि वो सामने आना भी नहीं चाहते, क्योंकि बेरोजगारी का आलम है। हम भले ही ये डर बहुत रियल तो नहीं है, क्योंकि कई बार होता ये था कि पिछली बार भी आप लोग ही प्रोटेस्ट में रहे हैं, तो हमें लगता था कि हम प्रोटेस्ट में हैं तो ऐसा नहीं कि हम उसके लिए पनिश किए जाएंगे। आज ये हो गया है कि अगर आपने प्रोटेस्ट किया, भले ही आपकी मांग कितना भी जायज क्यों ना हो, लेकिन एक कहीं ना कहीं है कि ठीक है देख लेंगे। हाँ, इसीलिए लोग आना नहीं क्योंकि चाहते। पहले मुझे मालूम है, दिल्ली में मैं भी लगभग 15 साल से हूँ, सरकार के खिलाफ, यूनिवर्सिटी के खिलाफ प्रोटेस्ट में तो हम लोग जाते रहे थे, बल्कि टीचर्स भी काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे। आज वो कहीं ना कहीं कम हो गया है। और दूसरा ये है ना कि लोग सोचते हैं कि जो चीजें मिल रही हैं, मतलब 10 रुपए अगर प्रति कॉपी मिल रहा है, 15 रुपए प्रति कॉपी काटा जा रहा है, तो वो 10 रुपए भी ना छिन जाए। 10 रुपये भी नहीं। वो टॉफी हमको दे दी गई, जैसे मतलब बहुत अजीब शब्द में यूज करूँ तो भिखारियों को जैसे कुछ थोड़ा सा मिल गया है। हम सोच रहे हैं कि ठीक है हमें इतना तो मिला, हाँ, लेकिन हाँ, आप लड़ना नहीं चाह रहे। आप सही करें, लेकिन भिखारी जो है, मान लीजिए कि वो उससे एक्सपेक्टेशन 2 रुपया हो, आपने 1 रुपया दे हो, तो बगावत नहीं करता है, क्योंकि उसको पता है कि 1 रुपया भी नहीं मिलना है फिर। हाँ। और कुछ जो आप कहना चाहेंगे? आजकल नई शिक्षा नीति आ गई है, विश्व गुरु बनने की बात की जा रही है, इनोवेशन की बात की जा रही है, आत्मनिर्भर भारत की बात की जा रही है। टीचर ही आत्मनिर्भर नहीं है। सर, आत्मनिर्भर तो हम तब होंगे, हम तो अभी फिलहाल हमारी सैलरी के लिए निर्भर हैं। प्रशासन से लगातार मांग कर रहे हैं कि हमारी सैलरी दें। और नई शिक्षा नीति तो जब बिना पढ़े लिखे लोग शिक्षा नीति बनाएंगे तो हास्यास्पद तो होगी ही। तो उसमें और दूसरा ये है कि हमारी और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिन पे लगातार संघर्ष होगा। और इस चीज़ को जो हमने आज डिमांड्स रखी हैं, कई लोगों ने आज हिस्सा लिया प्रोटेस्ट में, फोटो शेयर की और बात रखी अपनी। ये अगर डिमांड पूरी नहीं होती है तो दोबारा इसी प्रोटेस्ट को किया जाएगा, ताकि लार्जर स्केल पे प्रशासन समझ सके कि हम अतिथि शिक्षक भले ही डरे हुए हैं, भले ही हम 10 की संख्या में आ रहे हैं। पिछले साल इन्हीं दिनों में मैंने एक प्रोटेस्ट किया था एनसी वेब में। 6 दिन हम 6 लोग पूरे लॉकअप में रहे थे। मुझे याद है, आपको बंद कर दिया गया था और यहाँ बिल्डिंग में पीने की पानी तक, खाना बाहर से लाने तक के लिए पाबंदी थी। तो उसमें भले हम 6 लोग थे, आज मैंने जो प्रोटेस्ट कॉल दिया उसमें लगभग 50 लोगों ने हिस्सा लिया। तो 6 से 50 एक साल में हम लोगों ने कुछ बढ़ोतरी की है। हाँ, संख्या कम है लेकिन बढ़ोतरी तो है। तो ये प्रशासन का जो दमनकारी रवैया है उसके खिलाफ अब आवाज उठने लगी है। और एनसी वेब और एसओएल के टीचर्स धीरे धीरे ही सही, लेकिन अपने इस डर को खत्म करेंगे और शायद लड़ने के लिए फिर से आगे आएंगे। चलिए आरती जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर भी आप कुछ कहना चाहेंगे? आप लोगों को कॉल करना चाहेंगे कि आपके मूवमेंट से ज़्यादा लोग जुड़े? हाँ, मैं आप लोगों से अपील करूंगी कि आप एनसी वेब और एसओएल, क्योंकि ये बहुत बड़ी संख्या में छात्रों को, और एनसी वेब तो सबसे ज़्यादा, कि उन छात्राओं को एक शिक्षा का मौका देता है जो रोज़ाना घर से बाहर नहीं निकल सकते। कई बार तो मैं भी कहना चाहूँ, घर से बाहर निकलने का भी मौका देता है। घर से बाहर निकलने का भी मौका देता है। ऐसे बहुत, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डेंस में है तो लड़कियां घर से बाहर तो निकल भी नहीं निकल सकती। ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपनी बच्चियों को सिर्फ इसलिए कि संडे क्लासेस हैं, चलिए ठीक है जाने देते हैं। एसओएल ऐसे लोगों को बहुत सारे चांसेस देता है जिनकी एज बढ़ गई है। अभी प्रोफेसर लक्ष्मण यादव ने एक पोस्ट लगाया था फेसबुक में, जिसमें उन्होंने जिक्र किया कि बहुत सारे बच्चों का कॉल आ रहा है कि डीयू की फीस 10,000 से ऊपर है, वो नहीं दे सकते। ऐसे में एनसी वेब और एसओएल
डीयू में पढ़ने का एक विकल्प है। और इनकी व्यवस्था सबसे ज़्यादा खराब है। यहाँ हम शिक्षक परेशान हैं, लेकिन हर साल SOL के स्टूडेंट्स भी प्रोटेस्ट करते हैं क्योंकि उनको टीचिंग मटेरियल, उनको स्टडी मटेरियल नहीं अवेलेबल होता है। तो यहाँ पे संस्थान के नाम पे बहुत बड़े बड़े नाम हैं, लेकिन वास्तविकता में वो अंदर से खोखले हैं। उनमें ना काम करने वाले खुश हैं, ना उनके अंतर्गत पढ़ने वाले खुश हैं। कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि आपको कि इनडायरेक्ट रूप से जो है सरकार प्राइवेट एजुकेशन को प्रमोट कर रही है? क्योंकि अभी आपने देखा हो कि दिल्ली NCR में इतने सारे प्राइवेट कॉलेजेस खुल गए, यूनिवर्सिटीज़ खुल गई हैं। जाहिर सी बात है कि स्टूडेंट की संख्या बढ़ रही है, लेकिन कॉलेज 82 पहले भी था, आज भी 82 है, नंबर 1। नंबर 2 कि जो बच्चे SOL और NC वेब में एडमिशन लेते थे, आज वो उनको जो है फोर्स किया जा रहा है कि आप कॉरस्पॉन्डेंस कोर्स पढ़ें। और प्राइवेट प्राइवेट जो यूनिवर्सिटी है वो भी कहीं ना कहीं इस तरह की जो है प्रमोट कर रही है कि आप कॉरस्पॉन्डेंस करें। नहीं, प्राइवेटाइजेशन का तो ये एक मामला है ही, लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि प्राइवेटाइजेशन में कौन सा तबका जा सकता है, कौन सा वर्ग। हाँ, तो ये ज़्यादा प्रभावित होगा ना। अपर क्लास के लिए किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जाना कोई मुश्किल बात नहीं है। डोनेशन का भी हमें सबको पता है कि कितनी डोनेशंस होती हैं, लेकिन ये दोनों संस्थान सरकारी हैं जिनकी फीस भी बहुत कम है। जैसे JNU बहुत 200 रुपये 180 रुपये में एक सत्र की पढ़ाई कराता है। तो ऐसे संस्थानों को बंद कर देना चाहिए ताकि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है वो फल फूल सके। अगर आप ऐसे संस्थान को बंद कर देंगे तो यहाँ का 90% स्टूडेंट बाहर हो जाएगा, जिसमें हम SC ST OBC। एक तरह से आप ये कहना चाह रहे हैं कि प्राइवेटाइज करने से ये लोग बाहर हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि सरकारी से प्राइवेट में शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ शिफ्ट होने के लिए आपको पैसे चाहिए होता है। पैसा है नहीं तो जाहिर सी बात है कि आप पूरे एजुकेशन सिस्टम से ही बाहर हो जाएंगे। और दूसरा यह है कि अगर आप स्कूलिंग से लेके गवर्नमेंट कॉलेज तक में जाएंगे, यूनिवर्सिटी तक में जाएंगे, तो बहुत पैसा लगता है। एक किसान का बेटा कई लाख रुपए लगता है। मैंने खुद अमेठी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया। लगभग आपको अगर सिंपल सा हिंदी सोशलॉजी पढ़ना हो तो मिनिमम 8 लाख लग जाएगा। पिछले दिनों किसान आंदोलन पे थे। क्या एक किसान का बेटा एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट में, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ सकता है? क्या एक मजदूर का बेटा जिसको 350 रुपये या 500 रुपये दिहाड़ी एक दिन की मिलती है, जो साल भर भी नहीं चलती, मतलब ये नहीं कि उसके साल के 12 महीने उसको काम मिले, क्या वो एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट में पढ़ सकता है? तो ये कहीं ना कहीं उसी वर्ण व्यवस्था को लाने की कोशिश है। उसी काम को हम करें जिस काम को हमारे पुश्तैनी लोग करते आए थे और जिसको हमने छोड़ा, जो हमारे संविधान की वजह से हम उसको छोड़ते हुए आगे बढ़े। हमने शिक्षा दी, जो सरकारी संस्थान से हम लोग आगे बढ़ चुके हैं, हम लोग उनमें पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं और पढ़ाना चाहते हैं, उसमें कहीं ना कहीं खत्म कर दो, उन चीज़ों को खत्म कर दो। मतलब ये है कि जो लोग गरीब हैं, जो लोग पिछड़े तबके हैं, टैलेंट तो उनके पास भी है, लेकिन अगर एजुकेशन महंगा हो जाएगा तो उनके टैलेंट का कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा। वो जो जहाँ थे पुश्तैनी काम जो है करते रहेंगे। देखिए, दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली में सरकारी स्कूल आप 12वीं तक पढ़ सकते हैं आराम से, ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या? और सब जगह दिल्ली भी तो नहीं है, पूरे सब जगह दिल्ली भी नहीं है। एक यूपी से, एक बिहार से, उड़ीसा के किसी गांव से जहाँ पे लाइट नहीं है, जहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है, वहाँ से अगर कोई बच्चा, आप खुद बापसा की कैंडिडेट रही थी, बापसा में 2 कैंडिडेट हुए जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट थे, वो मजदूर फैमिली से आते थे। हाँ। और अगर JNU ना होता तो मुझे लगता आज भी मजदूरी होते। मैं खुद नहीं पढ़ पाती, मतलब मेरे घर में मैं जो स्ट्रगल कर आई हूँ, 2 बहनें हैं, उसके बाद में हम लोग पढ़ रहे हैं, मैं खुद नहीं पढ़ पाती। अगर 200 रुपये फीस, अब मैं सच बताऊं तो हम यहाँ पे JNU में 200 रुपये फीस में पढ़ रहे थे, लेकिन बहुत सारी सुविधाएं, जैसे हेल्थ के हमें कोई फैसिलिटी यहाँ पे थी। आपको बाहर से भी डॉक्टर दवाई लिख रहा है तो आपको यहाँ मिल जाती थी, आपको यहाँ पे डॉक्टर अवेलेबल था। वही दवाई अब मुझे खरीद के लेनी पड़ रही है, वही डॉक्टर, उसी डॉक्टर को मैं बाहर दिखा रही हूँ। तो आप स्टूडेंट को कहीं ना कहीं फोर्स कर रहे हैं कि आप तनाव में आइए और उस पर आप चाहते हैं कि हम अच्छा रिजल्ट दें। ऐसे ही टीचर को फोर्स किया जा रहा है। तो अभी JNU की भी यह हालत है कि हमें बोला जा रहा है अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको JNU में अंदर एंट्री अलाउड नहीं है, जबकि JNU में सब चीज़ें ओपन है। JNU में बैंक भी है, JNU में पोस्ट ऑफिस भी है, JNU में हर चीज़ें हैं। हम अगर एक नागरिक होने की वजह से हम बैंक भी जाना चाहें तो हमें अलाउड नहीं है, क्योंकि हम स्टूडेंट हैं। तो आपको स्टूडेंट से इतनी प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि हम क्वेश्चन खड़ा करते हैं, तो वो क्वेश्चन से बचना चाहते हैं क्योंकि उनके पास कोई आंसर नहीं है।
चलिए आरती जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आपसे मुलाकात होगी। आपने बहुत सारे जेन्युइन मुद्दे उठाए हैं और कहीं ना कहीं ये है कि शिक्षा से लोगों को, जो लोग शिक्षा मतलब सरकारी शिक्षा के कारण जो लोग ऊपर उठ रहे थे, खास करके शोषित वंचित समाज के लोग, कहीं ना कहीं साजिश है कि वो फिर से वहीं पे चले जाएं। और आज हालत ये हो गई है कि लोग जो मेरिट चिल्ला रहे थे, यूपीएससी के जो रिजल्ट आया उसमें ईडब्ल्यूएस की जो मेरिट थी वो बाकी लोगों से कम हुई, तो कहीं ना कहीं उनकी मेरिट का भी जो है पोल खुल रहा है। खैर, आपसे बाद में भी मुलाकात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।